अब नीतीश क्या करूं मैं बताऊं? देख लिया? सुनो, ये आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब में भी पढ़ाया जा सकता था, ये आपको यहां कंजंक्शन में भी पढ़ाया जा सकता है। ध्यान से सुनना, एस और सो एस कंजंक्शन का जोड़ा है, ठीक है? एस और सो एस कंजंक्शन का जोड़ा है। हम एस का इस्तेमाल पॉजिटिव वाक्यों में करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वाक्यों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सो एज का इस्तेमाल करोगे तो सो एज का यूज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होता है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ये मैं लिख के दे दूंगी आपको, टेंशन मत लो, ठीक है? और इनका इस्तेमाल क्यों होता है? इन दोनों का इस्तेमाल होता है टू मेक अ कंपैरिजन, तुलना करने के लिए, ठीक है? इनका इस्तेमाल होता है यूज टू मेक कंपैरिजन। इनका इस्तेमाल हम करते हैं हमेशा तुलना करने के लिए। सबसे पहले तो ये जानो, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत सारा लिस्ट दूंगी, देखो कैसे तुलना होता है, उसका लिस्ट दूंगी आप लोगों को। अब सुनो, मैंने कहा ये लड़की दौड़ी, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताया। ही इज, ऐसे भी आपको पता है बी के फॉर्म के बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, यानी ये एडजेक्टिव है। लेकिन बेटा ये एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता, क्योंकि एस और सो एस के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आता है। शी रैन एज फास्ट एज, ही इज एज वाइज एज। देखो धीरेन्द्र, हर संडे को आप लोग को कॉम्प्रीहेंशन वगैरह करा रही हूं मैं, हर संडे को मेंस का टेस्ट पेपर उठा के करा दे रही हूं, ठीक है? कल फिर से होगा आपका मेंस का टेस्ट पेपर, लास्ट पोर्शन बच गया है, 9 मार्च का जो आखिरी पोर्शन है वो बच गया है। तो आप संडे को क्लास नहीं करते हो आप लोग? 7 बजे संडे को मैं आप लोग के बैचेस को कनेक्ट करके 7 से 9 करीबन, पिछले बार 8:30 बजे खत्म करना पड़ा था क्योंकि बोर्ड खाली नहीं था, ठीक है? मैंने कराया था। देखो क्यों? क्योंकि एस और सो एस हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही लेता है। अब आओ एज फास्ट एज, जो मैंने ये बताया आपको। अब एक चीज और देखो ध्यान से, मैंने कहा ही इज एज वाइज एज सोलोमन, है ना? अब बोलोगे मैम ये सोलोमन कौन है? नहीं, ये सोलोमन कौन है? ध्यान से सुनना, यहां पे हम लोग विक्रमादित्य राजा को सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद राजा मानते थे, है ना? ऐसे ही सोलोमन एक एग्जाम्पल है, किंग है, जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में है। ये बहुत समझदार थे, बहुत ही समझदारी से फैसला लेते थे। तो सोलोमन से इस लड़के का कंपैरिजन किया जा रहा है। अब भाई सोलोमन एक राजा था जो बहुत अच्छे से, वाइज तरीके से, समझदारीपूर्ण तरीके से डिसीजन लेता था, और ये एक अदना सा आदमी, इसको सोलोमन से कंपेयर कर रहे हो आप? करेंगे। द रीजन इज, जब किसी को कंपैरिजन करना है तो उसका सबसे परफेक्ट रूप जो होता है ना, जिसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो कि भाई देखो ये एग्जाम्पल है, हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे ना, तुलना करना है, तो आपको एक एक्सट्रीम लेवल लेना पड़ेगा कि भाई कितना लाल है, कितना काला, कोयले की तरह काला, है ना? समझ में आया? अगर कितना सॉफ्ट है, फर की तरह सॉफ्ट, कितना वाइट है, स्नो की तरह वाइट। तभी तो स्टोरी है ना, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स,
है ना। तो इसीलिए ध्यान से देखो आप, हम कंपैरिजन हमेशा बेस्ट से ही करेंगे। मैंने लिखा इन द लास्ट एग्जाम्पल यू सॉ दैट द कंपैरिजन इज बिटवीन ही एंड सोलोमन, बट व्हाई the comparison is always with the perfect example that can be chosen for the given situation। इसका मतलब है कि हमेशा जो इसका मतलब है, बेटा आपको बैच चाहिए तो मेंस का बैच ले लो आप, जो प्रैक्टिस बैच है, लेकिन आपके बैच में तो मैं करवा भी रही हूं हर संडे को। इसका हिंदी है कि आखिरी एग्जाम्पल में आपने देखा कि तुलना ही और सोलोमन के बीच में हुआ है, लेकिन क्यों? कंपैरिजन हमेशा सटीक उदाहरण के साथ ही होता है जो उस हालात में सबसे सटीक हो। अब कैसे, जरा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना। As red as क्या? रोज। As soft as क्या? फर। किसी का फर देखते हो ना, खरगोश वगैरह का फर का देखते हो, कोट वगैरह बनता है। As white as snow। कितना तेज? डियर की तरह तेज, हिरन की तरह तेज। कैसा अंधा? बैट की तरह अंधा, क्योंकि बैट अंधे होते हैं। कितना बिजी? बी की तरह। देखते हो बी दिन भर बिजी रहता है अपना हनी प्रोड्यूस करने के लिए। तुरंत 7 बजे होता है। कितना धूर्त और चालाक? फॉक्स की तरह। लॉर्ड जो होते हैं ना बेटा, ये लॉर्ड जो इंग्लैंड में नोबल्स होते थे लॉर्ड, और इन लोगों के पास काफी पैसा होता था क्योंकि इनको एरिया दे दिया जाता था जहां से ये टैक्स वसूलते थे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इनके पास पैसा होता था, काम कुछ नहीं होता था, दिन भर पी के एकदम अच्छे से मस्त सोते थे इन लोग, है ना। तो ड्रंक कितना? एज लॉर्ड उतना ही शराब पिया हुआ। कितना मोटा? पिग की तरह। एज फिट एज फिडल। यहां फिडल का कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा मतलब नहीं है जो फिट, जो आपको तंदुरुस्ती आपका दर्शाया जा सके, बस क्योंकि साउंड सेम किया इसलिए लगा दिया। एज फिट एज फिडल। देखो 1 मिनट देख लो, उसके बाद कराती हूं। हो गया? चलो देखो, एज जेंटल एज अ लैम्ब, यानी मेमने की तरह ही एकदम जेंटल सा, मतलब जो बहुत ही भोला भाला सा, है ना, जो रूखा नहीं हो स्वभाव का, बहुत ही विनम्र स्वभाव का। एज ग्रीन एज ग्रास, ग्रास की तरह ग्रीन। एज हार्ड एज अ नेल, यानी कील की तरह हार्ड। एज हैवी एज लेड, लेड सबसे हैवी मेटल माना जाता है ना। एज हंग्री एज अ वुल्फ, यानी कि भेड़िया की तरह ही हमेशा भूखा रहना। एज लाइट एज अ फेदर, पंख की तरह लाइट। एज मीन एज अ स्नेक, नहीं, एज हॉट एज बोलोगे फर्नेस होता है बेटा, सनलाइट नहीं होता। भट्टी की तरह गर्म, कहते ना रूम बिल्कुल भट्टी बना हुआ था, ऐसे कहते हैं, सूरज थोड़ी कहते हैं। एज मीन एज अ स्नेक, स्नेक की तरह बिल्कुल गंदा मानसिकता वाला, है ना, क्योंकि देखते हो सांप कभी पाल नहीं सकते हो क्योंकि वो डसेगा ही, ठीक है। एज पुअर एज अ चर्च माउस, देखो अगर मंदिर में कोई चूहा होता है खा पी के एकदम मोटा रहता है, लेकिन चर्च में ऐसा चढ़ावा नहीं चढ़ता है, तो इसलिए वहां का माउस बिल्कुल पुअर पतला दुबला सा हो जाता है। एज स्टेडी एज अ रॉक, रॉक की तरह बिल्कुल ठहरा हुआ, उसको हिलाया नहीं जा सकता, स्टेडी मतलब लगातार बने रहेगा। एज गुड एज गोल्ड, गोल्ड की तरह गुड, यानी कभी भी देखते हो परेशानी में आपको क्या होता है, आपको गोल्ड ही काम देता है।
धीरेन्द्र, एसएससी हमेशा स्पेलिंग्स रिपीट करती है, तभी तो आपको स्पेलिंग्स मैंने जितना दे दिया है ना उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। एज स्वीट एज हनी, हनी की तरह स्वीट। एज बाल्ड एज एन एग, एग मतलब समझते हो ना, जरा देखो कितना चिकना होता है, एक भी बाल दिखेगा उसके ऊपर से आपको, कभी उग ही नहीं सकता। एज कूल एज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर इज खीरा, खीरा देखते हो ना, ठंडक के लिए खीरा पीते हो या आंखों के ऊपर रखते हो, वो खीरा। एज स्विफ्ट एज हेयर, अब ध्यान रखना, आपको मैंने एक और बताया था, एज फास्ट एज डियर, बात बराबर है, एज स्विफ्ट एज हेयर, बात बराबर है, ठीक है ना। फास्ट तो डियर के लिए हम कंपेयर करते हैं, लेकिन देखते हो आप खरगोश को पकड़ना चाहो तो फट से निकल जाएगा, हाथ ही नहीं आता, स्विफ्ट होता है। एज अलाइक एज टू पीस, जब आप एक मटर के दाने को के लिए उसका जो छिलका उसको खोलोगे तो दाना जो मटर का है ना वो एक ही साइज का निकलेगा उसके अंदर से, है ना, उसका मतलब क्या हुआ, एक ही जैसा। पीस, पीस मतलब मटर के दाने। एज प्राउड एज ए पिकॉक, पिकॉक देखते हो बिल्कुल ऐसे करके डांस करता, लगता है जैसा कितना घमंड में चूर है ना, तो उतना ही घमंडी। एज हॉट एज फर्नेस, यानी कि भट्टी की तरह तपा हुआ। एज लो एज ए टर्टल या स्नेल भी कह सकते हो इसको। स्नेल घोंघा जो होता है, टर्टल होता है कछुआ, कछुए की तरह नहीं तो स्नेल की तरह आप स्लो हो। कभी कभी हम लोग राइमिंग रिदम बनाने के लिए है ना एज स्लो एज अ स्नेल बोल देते हैं, क्योंकि स सुनने में आता है एक जैसा, ठीक है। एज फ्लफी, फ्लफी एज अ कॉटन कैंडी, देखते हो ना कॉटन कैंडी ढेर सारा इतना बड़ा सा लिखता है, नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं बुढ़िया का बाल कहते हैं, नहीं, और कितना सॉफ्ट होता है, देखते हो। स्लीप लाइक अ बेबी, डांस लाइक अ पिकॉक, कई बार ऐसा होता है ना कि आप एस यूज नहीं करके आप लाइक यूज कर देते हो, जैसे स्लीप लाइक अ बेबी, डांस लाइक अ पिकॉक, है ना। रन लाइक अ डियर, ईट लाइक अ वुल्फ, देखो है ना, कई बार ऐसे कह देते हैं हम लोग यूज, ठीक है। कई बार कहते हैं मोटा हो गया खा के, तो पिग हम लोग यूज करते हैं पिग, है ना, तो ईट लाइक अ पिग, जबकि पिग बहुत कम खाता है, फिर भी कहते हैं ईट लाइक अ बर्ड, यानी बहुत कम खाता है, जबकि देखा जाए तो पंछी बहुत खाते हैं अपने बॉडी के शेप के हिसाब से, स्टिल यूज करते हैं हम लोग। हो गया। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, पहले इसको पढ़ो उसके बाद समझाएंगे। केवीएस पीजीटी पेपर आपने सॉल्व किया धीरेन्द्र, सारा वो क्या मिल गया शीट से। धीरेन्द्र मैं बहुत ज्यादा करा दे रही हूं आप लोगों को, क्या आप निश्चिंत रहो, ठीक है। आप लोग का टीचर्स का एग्जाम तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, बस खाली तुमने एक पंगा क्रिएट कर दिया मेरे लिए। तुम लोग में क्लॉज आता है, तुम लोग में तो कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो भी आता है। नहीं आशीष, सब में यूज नहीं हुआ आर्टिकल। हानि देखो, हानि काउंटेबल नहीं है, उसके साथ यूज नहीं हुआ। एज कूल एज क्यूकम्बर बोलते हैं, देखते हैं एक सेकेंड। चलो अच्छा वो दिखा दिया। जो काउंटेबल है ना उसके साथ एज स्लो एज अ टर्टल, हाँ जो काउंटेबल है उसके साथ आर्टिकल लगेगा। ठीक है, सुनो, हम लोग
जोड़ा पढ़ चुके हैं, लेस्ट का जोड़ा शुड है, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो हमने सोचा टेक केयर लेस्ट ही, फटाफट हमने ढूंढा शुड। कई बच्चे सोचते हैं अच्छा शुड नहीं मिला तो चलो एक मॉडल नहीं मिला तो दूसरा मॉडल उसी को मार देते हैं। नहीं मार सकते। अगर शुड नहीं है तो बिना शुड का खाली वर्ब का बेस फॉर्म में मारोगे। कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा ही है तो टेंस याद आता है हमको, ही के साथ एस लगता है, ये मार देते हैं। ही के साथ या कोई भी सब्जेक्ट हो आपको वर्ब का बेस फॉर्म मारना है। क्यों? क्योंकि आपके पास शुड फॉल यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर शुड फॉल होता तो पहला ऑप्शन मेरा यही होता, है ना, पहला ऑप्शन मेरा यही होता। नहीं नीतीश, गोल्ड अनकाउंटेबल है, इसके साथ ए मत लगा देना, ठीक है। इसीलिए फॉल आंसर होगा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। यानी कि लेस्ट का जोड़ा शुड प्लस बेस फॉर्म है, और अगर शुड प्लस बेस फॉर्म नहीं दिखा तो आप वर्ब का बेस फॉर्म ढूंढोगे बस, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट आओ। धीरेन्द्र, टीजीटी पीजीटी में कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे बेटा? एक मिनट रुकना। यहाँ से फिक्स प्रेपोजिशन स्पोकन से अलग करके मुझे दो, क्योंकि वो मुझे दूसरे बैच में देना है, स्पोकन का नहीं है। फिर पूरा कंप्लीट 104 जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन बनाया है मैंने, उसको स्पोकन से अलग करके हेडिंग फिक्स प्रेपोजिशन डाल के दो। इंग्लिश चलो। द रीजन वाई के साथ ड्यू टू का मतलब के कारण, द रीजन वाई का मतलब के कारण, बिकॉज का मतलब के कारण। भाई रीजन वाई के साथ हम ड्यू टू और बिकॉज नहीं लगा सकते ना। क्यों? क्योंकि मीनिंग तो सेम है, सेम मीन करता है, ये सुपरफ्लुअस पेयर होगा। क्यों सुपरफ्लुअस पेयर? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन व्हाट इज नीडेड, मोर देन व्हाट इज नीडेड, इसीलिए ये सुपरफ्लुअस पेयर है, ठीक है। अब देखो द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं होगा, फिर क्या लगाएं? द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट, ये रीजन ये था दैट ही वॉज टू यंग, बहुत यंग था इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब द रीजन वाई के साथ दैट लगा सकते हो। द रीजन वाई का मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब है क्योंकि, ड्यू का मतलब कि क्योंकि, तो ये सब मिलकर तो सुपरफ्लुअस होगा ना। देखो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, द रीजन फॉर माई एब्सेंस इज, फिर ड्यू टू नहीं होगा, सिर्फ कुछ नहीं होगा यहां पे। द रीजन फॉर माई एब्सेंस इज इल हेल्थ,
द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज, अब यहां पर दैट लगा सकते हो. द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज दैट शी हैड बीन टोल्ड इट वॉज अ कॉस्ट्यूम पार्टी. है ना, जेनेट को कहा गया था कि लेडी गागा का ये कॉस्ट्यूम पार्टी है, यानी कॉस्ट्यूम पहन के ही आना है. तो इसलिए उसने क्या किया, लेडी गागा का ड्रेस पहन के आ गई, मतलब उस तरह से ड्रेसअप होके आ गई. द रीजन वाई आई वॉज लेट वॉज दैट, मैं गलत बस पे चढ़ गया था इसीलिए मैं लेट हो गया. क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां पे? धीरेन्द्र ये जो लिख रहे हो ना, मुझे जरा आप इसमें लिखो तो, ताकि मैं आपसे पर्सनली एक बार बात कर लूं. इसमें मैसेज कर दो तो, जरा व्हाट्सएप कर दे तो. बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. द रीजन वाई आई वॉज लेट वॉज दैट आई बोर्डेड द रॉन्ग बस. हो गया? चलिए अब आओ नेक्स्ट. पहले एक बार रीड करो फिर समझाती हूं मैं. मैंने कहा है फिक्स प्रेपोजिशन को अलग कर दो. मुझे स्पोकन में नहीं देना है, मुझे रिटन में देना है. तो 104 नंबर के बाद मैंने तुमको मैसेज कर दिया है. ठीक है, ओके. अच्छा, मेरा चश्मा ला दो फिर. ठीक है, देख लिया. सुनो बेटा, वुड रादर का जोड़ा दैन है और प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू यूज होता है. ध्यान रखना, प्रेफर के साथ लोग सोचते हैं अच्छा प्रेफर से तुलना करना है, तो मैम ने सिखाया है एडजेक्टिव में कि जब तुलना करते हैं ना तो दैन लगाते हैं. मैंने कभी नहीं कहा तुलना करने के लिए हमेशा दैन लगेगा. मैंने ये जरूर कहा है कि वर्ब के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगता है. अगर आप कहोगे आई प्रेफर टी तो टू कॉफी होगा, दैन या ओवर कुछ नहीं लगा सकते हो. है ना. एक और है रादर दान, कई बुक्स यूज करते हैं कि प्रेफर के साथ रादर दान चलेगा, लेकिन मेरा कहना है एसएससी ने कभी भी रादर दान यूज नहीं किया है ना, इसीलिए टू लगेगा. एंड वुड रादर का जोड़ा दान है ना. वुड रादर दान, ये भी आपको रादर हमेशा चॉइस बताता है. जहां भी रादर आएगा समझ जाना कि कुछ तुलना हो रहा है. आई वुड रादर टेक टी दैन कॉफी, यानी वुड रादर का जोड़ा दान और प्रेफर का टू. ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट आओ. इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझाना है मुझे, इसलिए एक बार रीड करो और क्वेश्चंस देखो फिर बताऊंगी. वन का मीनिंग कौन से वन का मीनिंग? इसका मतलब है बेटा कि मैं चाय लेना पसंद करूंगी कॉफी से. कॉफी से संबंधित मैं चाय लेना पसंद करूंगी अगर दोनों को देखा जाए तो. ठीक है ना, चॉइस बता रहे हो आप अपना. बता रही हूं. जिनेंद्र आपने व्हाट्सएप नहीं किया अभी तक मुझे.
चलो शुरू करें। सुनो, सबसे पहले इफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव इंट्रोडक्टरी, sentence is negative introductory, sentence is negative introductory, the sentence that follows is inversion, तो इसके बाद जो सेंटेंस फॉलो होगा वो इन्वर्जन में होगा। ये तो सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोडक्टरी नहीं है, तो ये रूल तो इसमें लागू नहीं होगा, है ना। इन्वर्जन क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट आता है। हालांकि काफी डिटेल में चैप्टर है जो मैं अभी नहीं बता सकती हूं, यहां खाली मेरे काम की चीज यही है कि हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट आता है। आई हैड स्पोकन नहीं होगा, हैड आई स्पोकन होगा। दे हैड रिसीव्ड नहीं होगा, हैड दे रिसीव्ड होगा। लो, नो सूनर हैड आई स्पोकन दैन ही लेफ्ट, जैसे मैंने बोला वैसे वो चला गया। नो सूनर हैड दे रिसीव्ड द गेस्ट, जैसे उन्होंने गेस्ट को रिसीव किया, दैन दे बिगैन एंटरटेनिंग देम, उनका मनोरंजन चालू कर दिया। अब यहां पे हार्डली कहां आना चाहिए बेटा, इसीलिए हो रहा था ऐसा पंगा क्योंकि हार्डली का जो पोजीशन है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद है और मेन वर्ब के पहले है। हार्डली एक्चुअल पोजीशन ये है, मेरा एक्चुअल पोजीशन यहां पर है। अगर मैं उठ के वहां चली जाऊंगी तो क्लास नहीं हो पाएगा, फिर आपको पूरे क्लास को ऐसे टर्न करना पड़ेगा, है ना। वही चीज तो यहां पर भी है कि भाई नो सूनर का पोजीशन यहां था, नहीं लगाया, जबरदस्ती उठा के पहले लगा दिया, तो आई हैड जो था वो उल्टा टर्न किया, हैड आई होना पड़ा। समझ में आया। अगर मैं यहां खड़ी नहीं हो कि उधर खड़ी हो जाऊं तो आपका कैमरा और बोर्ड को भी उठा के ऐसे से ऐसे करना पड़ेगा। वही किया यहां पे कि भाई हार्डली यहां नहीं आके उठ के आगे चला गया, तो ये दोनों भी पलट गया। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, नॉट, ये सब नेगेटिव है बेटा, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव है ना। इसीलिए जहां पे नेगेटिव इंट्रोडक्टरी हुआ हमने वहां पे कन्वर्जन किया। जहां पे नेगेटिव इंट्रोडक्टरी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली का पोजीशन सही है, हाँ बिल्कुल सही है। कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, कोई इश्यू नहीं था। फिर मैंने हार्डली का जोड़ा ढूंढा, ओके हार्डली का जोड़ा गलत है यहाँ पे, ये व्हेन होना चाहिए था, है ना। इसका मतलब है कि यहां पे इसका जोड़ा गलत था, यहां पे इन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं है। यहां पे सबसे पहले नो सूनर का जोड़ा चेक किया हमने, दैन बिल्कुल सही है। नो सूनर से शुरुआत हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, तो फिर देखा उसके बाद आने वाला सेंटेंस भाई इन्वर्जन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन देखो, क्या प्रॉब्लम है इसमें देखो प्रॉब्लम, एक सेकंड बेटा, आपका क्वेश्चन है कि ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना बेटा। फर्स्ट जो वाक्य है उसका ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव शब्द से शुरू हो तो उसके बाद वाक्य इन्वर्जन में होगा, ये कहा है मैंने। ठीक है, और फिर मैंने कहा है कि इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ठीक है, ये कहा मैंने, दो चीजें बताई है। क्लियर। अब नेक्स्ट पेज देख लो। अच्छा, मीनिंग इन हिंदी, क्या का मीनिंग बेटा?